नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम खोरठा के दूसरे क्लास में उपस्थित हैं। आज हम खोरठा व्याकरण को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, ठीक है। ये जो क्लासेस है ये JSSC और JPSC दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण विचार में सबसे पहले हम ध्वनि को देखेंगे। ठीक है, ध्वनि या फिर हिंदी में इसको ध्वनि कहेंगे। ठीक है, तो भाषा का आधार वाणी है और वाणी का आधार ध्वनि। सांस लिए दिए हवा से बने है। ये हवा जखन उच्चारण अवय यानी कि अंग से बाधित होवे है तो एक नियर कंपन होवे है और उ कंपन से एगो आवाज यानी कि नाद सुना है। वो आवाज कर अर्थ बह रहा है बा नाय बह रहा है, जकर अर्थ फरछा है ओकरा हमीन लिखे बा बोले सके हो। जैसने खोलखो आवाज बह रहा है मगर ओकर व्यक्त नाय करे पारो, एकरा नाय तो बोले पारबो और नाय लिखे पारब। सैले भाषा विज्ञाने सार्थक नादेक ध्वनि कहल जाए। मतलब भाषा जो है या वाणी, भाषा वाणी, भाषा या वाणी जो कह सकते हैं उसका आधार क्या है? ध्वनि है। ठीक है, सांस लेने और छोड़ने के क्रम में जब हवा जो है सो हमारे अंगों से बाधित होती है तो एक टाइप का कंपन उत्पन्न करती है। ठीक है, जिससे एक आवाज सुनाई देता है। ठीक है, और कभी कभी वो आवाज का अर्थ निकलता है तो कभी नहीं निकलता है। ठीक है, तो जिसका अर्थ आपको पता है, ठीक है, तो वैसे ध्वनि जिसका अर्थ पता हो और जिसको हम समझ सकते हैं या लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है, वैसे ध्वनि को हम सार्थक ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और वैसे ध्वनि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, मान लीजिए कोई चिड़िया बोल रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। ध्वनि तो उसका भी निकल रहा है मुंह से, लेकिन किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो उसको हम सार्थक ध्वनि नहीं कहेंगे। क्लियर है? ध्वनि समझ में आया? यानी कि मुंह से निकलने वाले सार्थक ध्वनियों को हम क्या कहेंगे? वाणी कहेंगे, है ना? या सार्थक ध्वनि उसको कह सकते हैं हम लोग। मतलब जिस ध्वनि का कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक ध्वनि कहेंगे। ठीक है, अब आता है आपका वर्ण। वर्ण, ठीक है, जे सार्थक नाद यानी कि आवाज के लिख सके हो वो वर्ण कहा है। अर्थात जो भी सार्थक ध्वनियों को जिसको हम लिख सकते हैं उसे हम वर्ण कहेंगे। जैसे बस कहल से द्विगो ध्वनि सुना जाए, जैसे कि हम बस कहते हैं तो दो ध्वनि सुनाई देती है, ब और स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अन्य भाषी जो हैं सो अपने अपने अलग अलग लिपियों में इसको अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि रोमन लिपि में हम लोग कैसा लिखते हैं? BUS, और देवनागरी में ऐसा लिखा जाता है बस। क्लियर है ना?
मगर बस शब्द के आर पुरछावेक नजरें सूक्ष्म दृष्टि से देखल जाए तो एकर में 4 गो ध्वनि है। यदि हम बस शब्द को और भी ज़्यादा डिटेल में देखें और भी ज़्यादा अच्छा से देखें तो इसमें 4 ध्वनि है। क्या क्या है? ब जोड़ अ जोड़ स जोड़ अ। ठीक है, अ इसमें छिपा रूप में है, छिपा हुआ है। ठीक है, तो इससे आगे और ध्वनि का टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस को हम तोड़ेंगे तो ये 4 अलग अलग ध्वनि निकलेंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ध्वनि जिसका कह सकते हैं और आगे इसका टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, अर्थात अखंडित ध्वनि जो लिखल जाए पारे वो वर्ण कहा है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, अर्थात वैसे ध्वनि जिसको और आगे हम छोटा नहीं कर सकते हैं, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, वह वर्ण कहलाता है या कुर्ठा में वर्ण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए, हम सोचे कि आप लोगों को दिनेश दिनमणि साहब का जो लिखा हुआ खोटा व्याकरण है वो पढ़ा दें। वो बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन ध्यान में आया कि ये तो जीपीएससी के लिए भी हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको वो जचा नहीं उसमें। तो हम जो फिलहाल आपको पढ़ा रहे हैं वो गजाधर महतो साहब का लिखा हुआ है। ये बहुत डिटेल में बताया है, ये जेपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए, तो वर्ण हम लोग समझ गए। अब आता है अक्षर, यानी कि आखर, आखर या फिर अक्षर। ठीक है, आखर माने जकरा लिख सकही, माने जकरा भूइयाँ चिन्हा बनाए के धुराए उखड़ाए के सकही या फिर दूधी माटी बा खली से कहूँ चिन्हा दे सकही। ठीक है, बड़ा मज़ा आता है कोर्टा पढ़ने में। लेकिन तो अक्षर का मतलब जिसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, ज़मीन पे लिख सकते हैं, है ना, चिन्हा बना सकते हैं, चिन्ह बना सकते हैं, है ना, कहीं बालू में लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, से कहीं के एकरा आखर कहल जाए। ऐसे आखर हिंदी कर अक्षर कर अपभ्रंश रूप है, माने जेकर नाश नहीं हो सकी है। से ले अखंडित ध्वनि के आखर या अक्षर कहल जाए। ई नियर वर्ण आर आखर दुयो एके मानोहत। ठीक है, तो अक्षर को भी वही वर्ण ही कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब वर्ण या अक्षर का 2 भेद होता है। ठीक है, कौन कौन सा भेद होता है? तो पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर जेकर उच्चारण में केकरो मदद ना लेल जाए और बिना रोक टोक के उच्चारण करल जाए वो स्वर कहा है। मतलब वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों का सहायता नहीं लिया जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। उदाहरण में हम आ ई, है ना, आ ई, ये छोटी ई, बड़ी ई, ए ओ औ ऊ और ऊ, ये सब सारा क्या है? स्वर का उदाहरण हुआ आपका। ठीक है, स्वर कर भेद, स्वर वर्ण कर भेद है एगो, एकर 2 गो भेद है। ठीक है, मूल स्वर और जोड़ल स्वर। स्वर का भी 2 भेद होता है। एक क्या होता है? एक मूल स्वर और दूसरा जुड़ा हुआ स्वर। ठीक है, यानी कि वैसे शब्द जो मूल स्वर केकरा कहबे?
मूल स्वर किसे कहते हैं? तो जोन स्वर कर जन्म स्वतंत्र रूपे हेल है, वो मूल स्वर कहा है। वैसे शब्द वैसे स्वर जिसका जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है वह मूल स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ, है ना, इस टाइप का। तो ये मूल स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो मूल स्वर। ठीक है, इसके बाद जोड़ल या संयुक्ताक्षर जिसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, जोड़ल स्वर जो जब दो स्वर के जोड़ल या मिलाय के तेसर वर्ण बनवल जा है ओकर जोड़ल या संयुक्त स्वर कहल जा है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मतलब जब दो या दो से अधिक स्वरों को जोड़कर कोई नया स्वर वर्ण बनाया जाता है तो वैसे वर्णों को संयुक्त स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे कि हम लोग उदाहरण पे अ जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? आ। क्लियर है? ई जोड़ ई बराबर बड़ी ई की मात्रा हो जाता है इसमें। ठीक है, ऊ जोड़ ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जोड़ल स्वर या फिर संयुक्त स्वर। ठीक है, क्लियर है? अब जोड़ल स्वर भी दो रकम के हो गए। ठीक है, जोड़ल स्वर भी यानी कि संयुक्त स्वर भी दो टाइप का होता है। एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। ठीक है, एक जतिया या एक जातिक मेल स्वर एके मूल स्वर के जोड़ के दोसर वर्ण बनवल गेल स्वर के एक जतिया स्वर कहल जा है। माने ठीक है, तो जब एक ही जाति के शब्दों को वर्णों को मिला करके जब हम नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो वह एक जातीय वर्ण कहाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अ जोड़ अ बराबर आ। इसमें आप देख रहे हैं कि अ और अ दोनों एक ही जाति का है, एक ही वर्ण है। ठीक है, इसी तरह से हम यदि ई जोड़ ई करेंगे तो बड़ी ई की मात्रा बनता है, इसमें भी दोनों एक ही जाति का है। क्लियर है? अब आता है दुजतिया या द्विजायत यानी या फिर विजायत जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग वर्णों को जोड़ करके कोई नए वर्ण को बनाना। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम जैसे आपको बताते हैं अ जोड़ ई क्या हो गया? ए। ठीक है, अ जोड़ उ इसको क्या कहेंगे? ओ। क्लियर है? तो हम लोग को अभी तक समझ में क्या क्या आया? वर्ण किसको कहते हैं, ध्वनि किसको कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं। स्वर का भी हम लोग दो भेद देखें, है ना, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर का भी दो भेद देखें हम लोग, एक जतिया और द्विजतिया। समझ में आ गया? अब उच्चारण के नजरें स्वर कर भेद हम लोग को देखना है। अब उच्चारण के नज़र से स्वर का भेद हम देखेंगे। ठीक है, तो उच्चारण के नजरें स्वर दो रकम के होवे है, एगो छोट यानी कि ह्रस्व स्वर और एक बड़ यानी कि दीर्घ स्वर। तो उच्चारण के दृष्टि से स्वर दो टाइप का होता है, एक ह्रस्व स्वर दूसरा दीर्घ स्वर। जकर उच्चारण तनी बेसी समय लागे ओकरा बड़ स्वर यानी कि दीर्घ स्वर कहल गेल है। सभे मूल स्वर जैसे कि अ ई उ ये छोट या ह्रस्व स्वर है, बाकी जितना सब मिलल या जोड़ल स्वर है वो दीर्घ स्वर कहा है। ठीक है, यानी कि वैसे स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाएगा, छोटा स्वर, और जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहेगा। तो जितने भी मूल वर्ण हैं, ठीक है, अ ई उ ये सब जो है
सो ह्रस्व स्वर में आते हैं, यानी कि छोटे वर्णों में, ये छोटे वर्ण है तो इसको ह्रस्व स्वर कहेंगे हम। और इससे अब बाद का जितना भी है, ठीक है, वो सब दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मात्रा को देखते हैं। ठीक है, छोट स्वर में एक मात्रा और बड़ स्वर में दो मात्रा मानल गेल है। ठीक है, स्वर कर मात्राएं व्यंजन संज्ञा मिलाए के व्यंजन का रूप और उच्चारण बदल दे है, एकर 12 खड़ी कहल जाए। तो छोट स्वर के मात्रा और बड़ स्वर के दो मात्रा कहल जाए। छोटा स्वर को एक मात्रा कहा जाता है और बड़ा जो स्वर होते हैं उसको दो मात्रा कहते हैं, दो मात्रा। ठीक है, और स्वर जो होते हैं वो व्यंजन के साथ मिलकर के व्यंजन का रूप को बदल देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 12 खड़ी के नाम से जानते हैं, जैसे कि क, का, की, कु, है ना, के, कै, को, कौ, कं और क, इस टाइप से होता है। तो ये 12 खड़ी हुआ आपका। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो 12 वर्ण होते हैं। ठीक है, क्लियर है। समझने में दिक्कत होगा तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी से तुरंत आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वर वर्ण जो है सो किस प्रकार से हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अ। ठीक है, मात्रा के रूप में इसको कैसे लिखते हैं? तो अ का कुछ नहीं होता है, आ का आकार होता है ना। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है, बड़ी ई की मात्रा इधर से होगी, है ना। इसी तरह उ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, अंग और इस टाइप से होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारा वर्णमाला है, कह सकते हैं ये जो स्वर वर्ण है, ये पूरा का पूरा, इसमें कुछ ऐसे वर्ण हैं जो खोरठा में प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो एक है ए, औ और अ। ठीक है, ये तीन को हम लोग खोरठा में प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है, अब इसके जगह पर क्या लिखते हैं? जैसे कि हमको ए लिखना है, ए लिखना है, इसके जगह पे ऐ लिखाता है। ठीक है, और ओ के जगह पे औ लिखाता है। ठीक है, और विसर्ग का जो होता है प्रयोग वो नहीं होता है इसमें। ठीक है, कहीं भी आपको खोरठा में विसर्ग का प्रयोग नहीं दिखाई देगा। और अनुस्वार और जो विसर्ग है, यानी कि ये अंग और अह वाला, ये अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ताओ एकर अर्थ ढोवे से खातिर एकरा इसको अयोग वाह कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग व्यंजन में। ठीक है, व्यंजन या फिर व्यंजन। ठीक है, तो जेकर उच्चारण बिना स्वरक मदद से नय हो सके है ओकरा व्यंजन कहल जा है। जैसे क में अ लागल है ना, तो वैसे स्वर वैसे ध्वनियाँ या फिर वैसे स्वर कह सकते हैं, या फिर वैसे अक्षर
ठीक है, जिनका उच्चारण के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि हम क कहते हैं तो क में भी कहीं ना कहीं अ छिपा हुआ है, क जोड़ अ, यदि हम इसका विच्छेद करेंगे तो इस टाइप से होगा। ठीक है, व्यंजन कर उच्चारण में सांस कर हवा कहूँ न कहूँ बाधित होवे है, यह खातिर ई आधारे एकर 3 भेद करल गेल है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि व्यंजन को उच्चारण करने समय हवा जो है सो कहीं ना कहीं से बाधित होता है। ठीक है, इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले इसको खोरठा में बोलते हैं लोग छुआइल व्यंजन, छुआइल व्यंजन। ठीक है, यानी कि इसको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हिंदी में कहेंगे तो इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका भीतरी व्यंजन, भीतरी व्यंजन, जिसको हिंदी में अंतस्थ कहते हैं इसको। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और तीसरा होता है 1 2 गरम व्यंजन। ठीक है, यानी कि ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं छुआइल व्यंजन को। छुआइल व्यंजन। ठीक है, जेकर उच्चारण अंग या अव्यय कहूँ न कहूँ एक दोसर से छुआ है या छुआल नियर बुझा है, ओकरा छुआल व्यंजन कहल जाए। जैसे क से म तक के व्यंजन छुआल व्यंजन कहा है, जकर उच्चारण रूपे एकरा 5 वर्गे बांटल गेल है। ठीक है, तो वैसे व्यंजन जिसमें किसी न किसी तरह से आपको लगता है कि मेरे मुंह का जो कोई भी पार्ट है वो एक दूसरे से टच कर रहा है, तो वैसे व्यंजनों को हम लोग छुआल व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। ठीक है, अब क से म तक का जो हमारा है ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब छुआल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसको 5 मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी कि कहाँ कहाँ टच करता है उसके हिसाब से बांटा गया है इसको। तो सबसे पहला आपका आता है कंठ। कंठ से क वर्ग होता है। ठीक है, क वर्ग को हम बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट कंठ से आता है। ठीक है, इसके बाद आता है तालु। तालु जो है सो च वर्ग। अब च उच्चारण करेगा च छ ज झ, जीभ जो है सो आपका तालु में जगह टच करेगा। ठीक है, क ख ग ये डायरेक्ट कंठ से आवाज आता है, इसीलिए इसको कंठ बोलते हैं। तालु च वर्ग को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है मूर्धा। ठीक है, जो ट वर्ग होता है, ट ट, ये दांत और आपका दांत के ऊपरी भाग जिसको तालु कहते हैं उसके बीच का जो हिस्सा है। ठीक है, त, ये ट ट ट बोलेंगे, ट ठ ड ढ। जीभ देखिए कहाँ पे टच कर रहा है, आपके ऊपरी दांत का थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा में टच कर रहा है, तो उसको हम लोग मूर्धा कहते हैं। ठीक है, ये ट वर्ग में आता है। क्लियर है? इसके बाद आता है दंत या दांत।
ये आपका त वर्ग। अब त थ द ध सबको बोलिए, आपका जीभ जो है सो डायरेक्ट दांत को टच करेगा, इसीलिए इसको दंत कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है ओठ, प फ ब भ म। इसमें देखिए दोनों ओठ आपस में सट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओठ। ये किस में आते हैं, तो प वर्ग में। क्लियर है। अब आता है भीतरी व्यंजन, जिसको अंतस्थ व्यंजन हम लोग कहते हैं। ठीक है, भीतरी व्यंजन। ठीक है, जेकर उच्चारण स्वर आर व्यंजन कर माझे यानी कि बीचे मानल गेल है। एकरा उच्चारण जीह, कंठ, तालु और ओठ के मदद से होवे है। य र ल व ये सब भीतरी व्यंजन है। इसमें कहा गया है कि जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में माना गया है। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच में माना गया है। इसका उच्चारण जो है सो जीभ, कंठ, तालु, दांत और ओठ के मदद से होता है। इसमें कौन कौन सा है, तो य, र, ल और व, ये चार वर्ण जो है सो भीतरी व्यंजन कहा जाता है इसको। ठीक है, या अंतस्थ व्यंजन हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है गरम व्यंजन, गरम या उष्ण व्यंजन हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो जेकर उच्चारण रगड़ खाई के गरम हवा मुंह से बाहर बह रहा है, ओकरा गरम व्यंजन कहल जा है। ठीक है, वैसे व्यंजन जिसके उच्चारण से हवा रगड़ खा करके, मतलब कि रगड़ा के, है ना, या घिस के बाहर आता है और मुंह से गर्म हवा निकलता है। ठीक है, उसको हम लोग गर्म व्यंजन कहते हैं या फिर उष्ण व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग श, श, स, ह, ये सब जो तीन है आपका, ये ब जैसा दिखने लगा है थोड़ा सा, इसको हम श बना देते हैं। यानी कि तालिब श, मूर्धन स और दंत स, तीनों स जो है सो ये उष्ण व्यंजन में आते हैं, साथ ही साथ ह भी उष्ण व्यंजन में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है जोटा या गुच्छ व्यंजन, जिसको हम लोग कहते हैं जोटा या गुच्छ। ठीक है, दुई फरक फरक व्यंजन के एक संग मिला के लिखल जाए तो ओकरा जोटा या गुच्छ व्यंजन कहल जाए। जब दो अलग अलग व्यंजनों को मिला के लिखा जाता है तो उसे हम जोटा या गुच्छ, एक गुच्छा वाला व्यंजन कहते हैं। जैसे कि अक्षर लिखते हैं, इसमें क्या क्या जोड़ते हैं हम लोग, क और श। ठीक है, इसी तरह से त्र लिखते हैं, त्र में क्या क्या है, त जोड़ र। और जब ज्ञ लिखते हैं, इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, तो ज और य। ठीक है, इसको ज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो खोरठा में अक्षर त्र ज्ञ खातिर क्या क्या यूज में लिया जाता है, तो अक्षर के लिए ये अक्षर खातिर खाली छ लिखा जाता है, त्र के लिए त और र लिखा जाता है। ठीक है, और य के लिए ये आपका जो ज्ञ है, इसमें ज्ञ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कोरही या पिरहा, है ना, इस टाइप से। ठीक है, रेफ का प्रयोग गोटा रूप में करल जाए है, जैसे इसमें रेफ का प्रयोग जो है सो जोटा के रूप में किया जाता है। क्लियर है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें और इसमें, वह
गुच्छ के रूप में किया जाता है। अब इसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इसमें ड और ढ कर हेठे बिंदु लगाए के दुगो नवा व्यंजन बनवल गेल है, ठीक है। इसमें ड और ढ में नीचे, हेठ मतलब नीचे होता है, नीचे में एक एक बिंदु लगा के नया व्यंजन बनाया गया है। क्या क्या? तो ड़ और ढ एक द्विगुण व्यंजन ई कहा है। इसको द्विगुण व्यंजन हम लोग कहते हैं क्योंकि इसमें दो गुण हैं, ठीक है। ड़ और ढ का प्रयोग शुरू में और संयुक्त वर्ण में नाय होवे है। जैसे सड़क, पड़, गड्ढा, खंड, कुंड ई वर्ण हिंदी भाषा खातिर बनवल गेल है और ओकरा पालन कोठा में करल जा है, ठीक है। तो ढ और ढ का प्रयोग जो है शुरू और संयुक्त व्यंजन में नहीं होता है। फर्स्ट का संयुक्त व्यंजन में नहीं किया जाता है। क्लियर है? है ना, जैसे कि हम लोग सड़क लिखते हैं या पढ़ लिखते हैं, कुछ भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्णिक उच्चारण ठाव यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान को देखेंगे हम लोग, ठीक है। वर्णिक उच्चारण ठाव या वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है, ये इसका हेडिंग है। तो मोहेक जौन ठाव से जौन वर्ण कर उच्चारण होवे है ओकरा वर्णिक ठाव कहल जाए, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। ये 6 गो ठाव है जहाँ से वर्ण कर उच्चारण होवे है। उच्चारण ठावे के नामे वर्ण कर नाम राखल गए है, जैसे इनियर है, ठीक है। तो मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक, ये 6 स्थान है जहाँ से वर्ण का उच्चारण किया जाता है। तो इसमें हर एक का अलग अलग श्रेणी है, एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका कंठ, ठीक है। तो जौन वर्णक उच्चारण जी कर पाछू भाग कंठ से छुआए या छुआए के नियर बुझा है ओकरा कंठ वर्ण कहल जाए है। तो जो भी वर्ण जीव का पिछला हिस्सा से निकलता हुआ प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है कि वो स्पर्श कर रहा है तो उसको हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पर लेंगे तो अ, आ, क, ख, ग, घ और ग। और एक और है इसमें ह, ठीक है। ई खानदाक श्रेणी के वर्ण लागे। ड़ का प्रयोग कोठाएं नाय होवे है। ये जो ड़ का प्रयोग है आपका ण, इसका प्रयोग खोरठा में नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है तालव्य। ठीक है। तो जौन वर्णिक उच्चारण जी के आगू भाग तालु के छुआए के हुए है वो वर्ण तालव्य वर्ण कहा है। तो जौन सा वर्ण का उच्चारण जीव के अगले अग्रभाग से तालु को छू करके होता है उसे हम लोग तालव्य कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य और श, ठीक है।
इसमें स का प्रयोग जो है सो खोरठा में नहीं होता है। क्लियर है। अब इसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य तो जौन वर्णिक उच्चारण जी के आगू भाग मूर्धा के छुआए के होवे है वो मूर्धन्य कहा है। तो जौन सा वर्ण जीव के अग्रभाग जो है सो जीव का अगला हिस्सा मूर्धा को छूता है। मूर्धा अभी आपको बताए ऊपरी दांत है ना, उसके और आपके तालू के बीच का जो जगह है वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है। तो जीव जब मूर्धा को टच करता है कोई भी वर्ण कहते समय तो उसको मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ट, ठ, ड, ध, ण। ठीक है। और इसमें र और श भी आता है इसमें। ठीक है। जिसमें से आपका न और स। ठीक है। स का प्रयोग खोरठा में नहीं होता इसका। ठीक है। अब इसके बाद आता है दंत्य। दंत्य तो जौन वर्णिक उच्चारण जिहे के आगू भाग दांत के मसूड़ा से होवे के ओकरा दंत कहल जाए। मतलब देखिए जौन सा वर्ण का उच्चारण करते समय आपका जीव जो है सो दांत को टच करता है, ठीक है, उसको हम दंत कहते हैं। जैसे कि त, थ, द, ध, न, ल और स। ठीक है। क्लियर है। इसी प्रकार आपका होता है ओष्ठ। ठीक है। तो जौन वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय ओठ आपस में टच करते हैं तो उसे हम ओष्ठ कहते हैं। जैसे कि उ, प, ह, ब, भ, म। ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक। ठीक है। तो जौन वर्ण कर उच्चारण अपन उच्चारण ठावे संगे संगे नाक से होए है वो अनुनासिक वर्ण कहा है। मतलब जिस वर्ण का उच्चारण हम नाक के सहायता से करते हैं वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे कि ण, य, ण, है ना, णे हो जाएगा ये ण, इसको ही ऐसे ही बोलते हैं। फिर न और म, ये सब अनुनासिक में आते हैं। साथ ही साथ इसमें चंद्र बिंदु जो लगता है वह भी अनुनासिक में ही आता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कम हवाक और बेसी हवाक वर्ण, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण। खोरठा में इसको बोलते हैं कम हवाक और बेसी हवाक। मतलब कम हवा वाला और ज्यादा हवा वाला। कम हवाक और बेसी हवाक। ठीक है। वर्ण यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। तो संस्कृत प्राण कर माने होवे है हवा, यानी जौन वर्णिक उच्चारण मुंह से कम हवा बह रहा है अगर कम हवा यानी कि अल्प प्राण वर्ण, और जकर उच्चारण मुंह से बेसी हवा बह रहा है ओकरा बेसी हवा का वर्ण यानी कि महाप्राण कहल जा है। यानी कि वैसे शब्द या फिर वैसे वर्ण जिसको बोलते समय मुंह से ज़्यादा हवा निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, महाप्राण। और जिससे
जिसको बोलते समय कम हवा निकलता है उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी के अक्षर से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि वर्ण के रोमन लिपि लिखे जोन में एच आवे है वो महाप्राण, और जकर में एच ना आवे है वो अल्प प्राण। ठीक है, इसमें एक बताया गया है कि जब हम देवनागरी लिपि को रोमन में लिखते हैं तो उस समय जिस वर्ण को लिखते समय एच का प्रयोग होता है उसको हम महाप्राण कहेंगे, और जिसमें एच का प्रयोग नहीं होता है वो अल्प प्राण कहेगा। ठीक है, अब उसमें एक और ये दिखा देते हैं कि इसमें और भी एक चीज मेंशन किया हुआ है इस बुक में कि छुआयत व्यंजन यानी स्पर्शी व्यंजन कर पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है तथा दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। जैसे कि ख को क्या लिखते हैं के एच, ख, घ, जी एच। ठीक है, इसके बाद छ, सी डबल एच। ठीक है, झ, जे एच लिखते हैं ना। यह नियर ठ, ढ, थ, ध, प, म, श, श, ह महाप्राण है। यानी कि अपवाद है सी एच। देखिए इसमें एक अपवाद है कि सी एच में भी ये च होता है, लेकिन ये अपवाद के रूप में है। ठीक है, बाकी सारा में जिसमें आपको एच दिखाई देगा वो क्या होगा, महाप्राण, जिसमें एच नहीं होगा वो अल्प प्राण होगा। क्लियर है एकदम? कितना अच्छा ट्रिक बताया है ये। ठीक है, अब आता है घोष और अघोष वर्ण। घोष और अघोष। अघोष वर्ण। ठीक है, तो घोष वर्ण, घोष माने घिसायल, घिसायल से जन्मल आवाज उत्पन्न नाद, यानी कि जखन स्वर तंत्री सटल रहे हथ आर हवा घिसायल जाए, यानी जोन वर्ण कर उच्चारण पहर हवा घिसायल बहरा है वो वर्ण घोष वर्ण कहा है। सब स्वर छुआयत व्यंजन कर तेसर, चौथा और पांचवा भीतरी अंतस्थ वर्ण और ह घोष वर्ण लागे। ठीक है, तो जिस वर्ण को कहते समय ऐसा प्रतीत होता है कि हवा घिस के निकल रहा है हमारे मुंह से, ठीक है, या सट के निकल रहा है, तो वैसे वर्णों को हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सब स्वर में, सब स्वर वर्ण का, सब स्वर वर्ण जितना भी आपका स्वर वर्ण हो गया वो उस छुआयत व्यंजन कर तेसर। ठीक है, छुआयत व्यंजन मतलब वही क आपका जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, और भीतरी अंतस्थ वर्ण अघोष लागे, ये घोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसा कि हम छुआयत व्यंजन का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कहा गया है कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ग, घ और न, ये आपका हो गया घोष वर्ण। ग, घ, ण, इसको बोलने में हवा घिस के निकलता हुआ प्रतीत होता है ना। इसी तरह से यदि हम ज, झ, य का बात करें तो इसमें भी वही हाल है ना। तो इसको हम लोग घोष वर्ण कहेंगे। अब अघोष वर्ण। ठीक है, अघोष वर्ण। ठीक है, जखन स्वतंत्र या स्वर तंत्री दूर दूर फरक फरक रह तो तखन वर्ण कर उच्चारण हवा बिना घिसायल बह रहा है वो वर्ण अघोष कहला है। छुआयत वर्ण कर पहिल और दूसर वर्ण
और श अघोष वर्ण लागे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जब कोई वर्ण को बोलते समय स्वर तंत्री जो है सो वो दूर दूर रहता है ना, और उस समय जब बोलते हैं उस वर्ण को और हवा बिना घिसाया हुआ निकलता है तो उस वर्ण को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। हर एक चुआयल व्यंजन यानी कि क से प वर्ग में पहला और दूसरा जो है आपका वो अघोष वर्ण है। जैसे कि क वर्ग में लेते हैं तो क और ख, च वर्ग में लेंगे तो च और छ। क्लियर है। बाकी आगे जब बढ़ेंगे छ के बाद ज झ झ ज झ य, ये घोष वर्ण में आ जाएगा। क्लियर है। अब खोरठा भाषाएं वर्ण मानकीकरण देखते हैं हम लोग। खोरठा भाषाएं वर्ण मानकीकरण। ठीक है, तो खोरठा भाषा में जो है सो अंग हो गया, मूर्धन्य हो गया, श अक्ष त्र ज्ञ और ए, इतना जो है सो खोरठा भाषा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इतना वर्णों को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके स्थान में क्या क्या लिखा जाता है इसको देखते हैं। तो ण के जगह में न लिखाता है। ठीक है, ये श और ये स के जगह में एक ही मात्र दंत स लिखा जाता है। ठीक है, अक्ष के जगह में छ लिखा जाता है। त्र के जगह में त और र लिखा जाता है। ज्ञ के जगह में आधा ग और य लिखा जाता है। ठीक है, ए के जगह में ऐ लिखा जाता है। ठीक है, और औ के जगह में औ लिखा जाता है। क्लियर है। संयुक्त वर्ण रूपे कोई भी अक्षर को नहीं लिखा जाता है। इसमें संयुक्ताक्षर जो होता है ना, जैसे कि हम अक्ष त्र ज्ञ जो है उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, रेफ और रफला खातिर र लिखे के बाद कहल गेल है। जब हम लोग रेफ लगाते हैं इस टाइप से, या फिर जब ऐसे लगता है, मान लीजिए प में रेफ रफला लगाना है तो ऐसे जो लिखाता है आपका, वो उसके जगह पे पूरा कंप्लीट र लिखने का बात कहा गया है इसमें। ठीक है, हिंदी वर्णमाला 36 व्यंजन में खोरठा 7 व्यंजन बाद करल 29 व्यंजन बचल, जकर लिखो। देखिए कुल मिला के हिंदी में कितना है 36 वर्णमाला, जिसमें से 7 व्यंजन को हम लोग हटा दिए हैं खोरठा में। इसके बाद ये मात्र 29 बचता है। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें ड़ और ढ को जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो अभी तत्काल खोरठा वर्णमाला में 31 व्यंजन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और स्वर में अ आ ई उ ए ओ। ठीक है, इसमें कुल 8 स्वर माना गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब फिर नेक्स्ट में हम शब्द विचार को पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।